हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है पोइट सेक्शन से वो बताऊंगा। यानी आप ये समझिएगा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में पोएम से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनेगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम ए फोटोग्राफ। क्वेश्चन कह रहा कि ए फोटोग्राफ, ये जो कविता है, इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा शैली टल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट इज द पोयम ए फोटोग्राफ अबाउट। क्वेश्चन कह रहा कि ए फोटोग्राफ, ये जो कविता है, ये कविता किस चीज के बारे में है। तो सही आंसर हो जाएगा पोइट्स मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, यानी ये जो कार्डबोर्ड है यानी जो तस्वीर है वो किसका तस्वीर दिखाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पोइट्स मदर एंड हर टू कजन्स, यानी कवित्री की माँ का पिक्चर और साथ ही साथ उनकी दो चचेरी बहनें जो है उनका पिक्चर दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्हाट आर द थ्री ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ। क्वेश्चन कह रहा कि उस तस्वीर में जो तीनों लोग हैं वो क्या कर रही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा पैडलिंग, यानी पानी में छप छप करके चल रही हैं। होल्डिंग हैंड्स, यानी एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी हाँ वो पानी में छप छप करके चल भी रही थी और साथ ही साथ एक दूसरे के हाथ जो है वो पकड़े हुए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि ईच ऑफ द टू गर्ल्स वर होल्डिंग वन ऑफ हुज हैंड्स, यानी प्रत्येक दोनों लड़की जो है वो किसके हाथ पकड़े हुई है। तो सही आंसर हो जाएगा पोइट्स मदर, यानी कवित्री की जो माँ है उनकी हाथ जो है वो पकड़े हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि द टू गर्ल कजन्स वेंट, यानी दो चचेरी बहनें जो है वो चल रही हैं। कैसे चल रही हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी में छप छप करते हुए चल रही है, यानी पैडलिंग करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्हाट वाज द एज ऑफ पोइट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। क्वेश्चन कह रहा कि जो कवित्री की माँ है उनका एज क्या हो रहा था जब पिक्चर को क्लिक किया गया। तो आंसर हो जाएगा 12 इयर्स ओल्ड, यानी उस समय उनकी माँ जो है वो 12 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु वाज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पोइट्स मदर, यानी कवित्री की माँ के बगल में जो है वो कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा कजन, बेटी एंड डॉली। ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु क्लिक्ड द फोटोग्राफ, या फिर आप कह सकते हैं हु टुक द फोटोग्राफ, यानी जो तस्वीर जो है, पिक्चर जो है वो किसने क्लिक किया। तो आंसर हो जाएगा अंकल। ध्यान से सुनिएगा, जो पिक्चर है जो है वो अंकल ने क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द फोटोग्राफ, यानी उस तस्वीर में कुल कितने लोग थे। तो 3 लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द स्वीट फेस द फोटोग्राफ शोड वाज डेट ऑफ, यानी क्वेश्चन कह रहा कि प्यारा सा जो चेहरा है उस तस्वीर में किसका शो कर रहा था, किसका दिख रहा था। तो पोइट्स मदर, यानी कवित्री की जो माँ है उनकी जो चेहरा जो है वो दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि व्हेन वाज द फोटोग्राफ टेकन, या फिर आप इसी को कह सकते हैं द फोटोग्राफ वाज टेकन। क्वेश्चन कह रहा कि जो तस्वीर है वो कब लिया गया। तो सही आंसर होगा when the narrator was not even born, यानी जब कवित्री का जन्म नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि who was there with the camera। क्वेश्चन कह रहा कि कैमरा के साथ कौन था। तो सही आंसर होगा अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि what was not changed over the years in the poem a photograph। कह रहा कि ए फोटोग्राफ, ये जो कविता है इस कविता में सदियों से क्या नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, क्या नहीं बदला, चेंज हो जाएगा।
क्या नहीं बदला? तो सही आंसर हो जाएगा द सी, यानी जो समुद्र है वो नहीं बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, यानी जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, वो कहां पर लिया गया? तो सही आंसर होगा ऑन ए बीच, यानी समुद्र के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि दे वर स्टैंडिंग, यानी उन लोग कहां पर खड़े थे? तो एट द बीच, यानी समुद्र के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द वर्ड ट्रांजिएंट शोज, यानी यहाँ पे जो वर्ड है ट्रांजिएंट, इसका मतलब क्या होता है? तो सही आंसर होगा दियर मोमेंट्री और इम्पीफेमरल लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि तनिक क्षण के लिए, कुछ पल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड द मदर्स लाफ ऑन सीइंग द फोटोग्राफ। क्वेश्चन कह रहा कि कितने सालों के बाद जो पोइट्स की माँ है उस तस्वीर को देखकर हंसती है? तो सही आंसर हो जाएगा कि 2030। ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो 2030, यानी 20 से 30 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु वाज बेटी एंड डॉली इन द पोयम ए फोटोग्राफ। क्वेश्चन कह रहा कि ए फोटोग्राफ, ये जो कविता है, इस कविता में बेटी और डॉली जो कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा कजन ऑफ पोइट्स मदर, यानी कवित्री की माँ की चचेरी जो बहनें हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोइट्स मदर। क्वेश्चन कह रहा कि कवित्री की माँ के लिए जो पसंदीदा जो यादें हैं वो क्या है? तो बीच हॉलीडेज हो जाएगा, यानी समुद्र के किनारे जो छुट्टियां मनाने जाती थी, वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा What was the favorite memory of poets? क्वेश्चन कह रहा कि कवित्री के लिए उनका पसंदीदा जो मेमोरी है, याद जो है, वो क्या है? तो हर मदर्स लाफ्टर, यानी उनकी माँ की जो हंसी है वो उनके लिए फेवरेट मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि हाउ मेनी फेजेस वर डिपिक्टेड इन द पोयम, यानी इस पोयम में, द फोटोग्राफ पोयम में कुल कितने फेज की बात की गई है? तो 3 फेज। फर्स्ट फेज में क्या होता है कि कवित्री की माँ पिक्चर क्लिक करती है जब वो 12 साल की थी और उस समय कवित्री का जन्म नहीं हुआ था। सेकेंड फेज में क्या होता है, कवित्री की माँ जो है वो 20 से 30 साल के बाद उस पिक्चर को देखकर हंसती है और कहती है कि देखो हम लोग उस समय किस तरह के कपड़े पहनकर छुट्टियां मनाने समुद्र के किनारे जाते थे। और थर्ड फेज में क्या होता है, कवित्री कहती है कि अब मेरे पास कुछ भी शब्द बचा हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरी माँ जो है अब वो मर चुकी है, और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट डज पोइट्स फील। ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डज पोइट्स फील इन द लास्ट फेज ऑफ द पोयम, यानी लास्ट फेज में, अंतिम चरण में जो कवित्री है वो कैसा फील करती है, कैसा महसूस करती है? तो आंसर हो जाएगा सैड, यानी दुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हेन डिड द पोइट्स मदर डाई, यानी कवित्री की माँ जो है वो कब मर गई है, कब मर चुकी थी? तो सम 12 ईयर्स एगो, यानी लगभग 12 साल जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु इज द पोइट ऑफ द पोयम द लैबरनम टॉप। कह रहा कि द लैबरनम टॉप, ये जो कविता है, इस कविता के कवि कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा टेड ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द लैबरनम ट्री टॉप इज, यानी जो लैबरनम ट्री है जिसे हिंदी में अमलतास की ट्री कहा जाता है, पेड़ कहा जाता है, उसकी टॉप यानी उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कैसा है? तो क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब इन द पोयम द लैबरनम टॉप, यानी द लैबरनम टॉप, ये जो कविता है, इस कविता में दिन के कौन से भाग के बारे में बात किया है? तो आफ्टरनून, यानी दोपहर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हाउ डज 10 सितंबर सनलाइट अपीयर। हिंदी समझिएगा, क्वेश्चन का हिंदी कहा जा रहा कि सितंबर महीना में सूर्य की जो रोशनी है वो कैसा दिखाई देता है? तो येलो दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि विच सीजन हैज बीन मेंशन इन द पोयम लैबरनम टॉप। लैबरनम टॉप, ये जो कविता है, इस कविता में कौन से मौसम के बारे में, कौन से ऋतु के बारे में बात की गई है? तो द ऑटमन सीजन के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोयम द लैबरनम टॉप, यानी द लैबरनम टॉप, ये जो कविता है, इस कविता में साल के कौन से महीना के बारे में बात की गई है? तो सितंबर महीना के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिन्स कंपेयर टू, यानी गोल्डफिन्स नाम के जो पक्षी है उसकी गति को किस चीज से तुलना किया गया है? तो उसकी गति की तुलना छिपकली से की गई है, यानी लिजार्ड से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि आफ्टर द बर्ड फ्लाइज अवे, यानी पक्षी के उड़ जाने के बाद द लैबरनम ट्री बिकम्स, यानी जो पेड़ है वो कैसा बन जाता है? तो एम्प्टी एंड साइलेंट
साइलेंट अगेन, यानी फिर से खाली और स्थिर हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि बेयर्ड फेस इन द पोयम द लेबनम टॉप मीन्स। क्वेश्चन कहा जा रहा कि द लेबनम टॉप, ये जो कविता है, इस कविता में बेयर्ड फेस का मतलब क्या होता है, तो धारी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फेस हैविंग स्ट्राइप्स ऑन इट, यानी चेहरे पर धारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु इज द इंजन ऑफ हर फैमिली इन द पोयम द लेबनम टॉप, यानी कविता द लेबनम टॉप में कौन अपने परिवार का इंजन है, तो सही आंसर हो जाएगा गोल्डफिंच नाम के जो पक्षी है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि सी इंटर्स द थिकनेस, ध्यान सुनिएगा, सी इंटर्स द थिकनेस, हु इज सी रेफर्ड टू इन द पोयम द लेबनम टॉप। कह रहा कि सी इंटर्स द थिकनेस, यानी पेड़ की गहराई के अंदर घुसता है। यहाँ पर सी जो है इस कविता में कौन है, तो सी यहाँ पर द बर्ड, यानी जो पक्षी है वो इस कविता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि शोइंग हर बियर्ड फ्रॉम आइडेंटिटी मास्क हु इज द स्पीकर, यानी ये कि उसकी जो आइडेंटिटी है, यानी उसकी जो पहचान है, उसके मुखौटा से किया जा सकता है। ये जो बातें हैं वो किसने कहा, यानी बोलने वाला कौन है, तो आंसर हो जाएगा द पोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द होल ट्री थ्रिम्बल्स एंड, यानी पूरा पेड़ जो है वो थ्रिम्बल्स कर रहा, यानी कांप रहा, और साथ ही साथ क्या कर रहा, तो ध्यान सुनिएगा, हिल डोल रहा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, थ्रिल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि ए फ्यू लीव्स, यानी कुछ पत्तियां जो है आर टर्निंग येलो, यानी येलो में बदलते जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन। क्वेश्चन कहा जा रहा कि द वॉइस ऑफ द रेन, ये जो कविता है, इस कविता के जो कवि है वो कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा वाल्ट व्हाइटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेन इज, यानी जो बारिश है, जो रेन है, उसकी ओरिजिन यानी उत्पत्ति जो है वो कहां से हुआ है, उस जगह का नाम क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा दी अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोयम ऑफ अर्थ, यानी कहा जा रहा कि पोयम ऑफ अर्थ, यानी धरती की कविता, ये जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, रैन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द ह्यूमन गेम्स, एज द पोयम गिव्स टू ह्यूमंस, यानी जिस प्रकार से जो बारिश है वो खुशियां प्रदान करती है अर्थ को, यानी पृथ्वी को, उसी तरह से जो कविता है वो हम इंसानों को खुशियां प्रदान करती है। उदाहरण में लिया जाए, जब व्यक्ति उदास रहता है तो वो व्यक्ति जब गाना सुनता है तो उसकी उदासी जो है वो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए दूर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हु इज द पोयम ऑफ अर्थ, यानी धरती की कविता कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा द रेन। आप रेन के जगह पे आप सोअर भी लिख सकते हैं, रेन को ही सोअर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि द पोइट, ध्यान सुनिएगा, द पोइट वाल्ट व्हाइटमैन आस्क अ क्वेश्चन एंड हु आर दो, व्हाट डज दो रेफर्स टू। क्वेश्चन कहा जा रहा कि जो कवि वाल्ट व्हाइटमैन है वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हु आर दो, यानी तुम कौन हो, व्हाट डज दो रेफर्स टू, यहाँ पर दो का मतलब कौन है, यानी तुम यहाँ पर कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा द शोवर। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन हु इज द स्पीकर। क्वेश्चन कह रहा कि मैं अपने उत्पत्ति से निकलती भी हूँ और फिर से मैं वापस उसी स्थान में चली जाती हूँ, ये जो कथन है किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा द शोवर, यानी जो बारिश है वो क्या कहती है कि मैं अपने जन्म स्थल से निकलती भी हूँ लेकिन दोबारा मैं फिर उसी जगह पर वापस लौट भी जाती हूँ। क्वेश्चन सुनिएगा कि इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन, यानी कहा जा रहा कि द वॉइस ऑफ द रेन जो कविता है, इस कविता में बिना बारिश के जो बीज है वो बच जाते हैं। कैसे, तो हिडन एंड अनबोर्न, यानी जब बारिश नहीं होता है तो जो बीज है वो धरती से निकलती नहीं है और साथ ही साथ जन्म जो है वो नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट वाज ए स्ट्रेंज टू टेल इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन। कहा जा रहा द वॉइस ऑफ द रेन, ये जो कविता है, इस कविता में अजीब सी बातें जो है वो क्या लगा, तो सही आंसर होगा द रेन रिप्लाई टू द पोइट्स क्वेश्चन, यानी जो बारिश है वो कवि का रिप्लाई करती है, यानी कवि जो क्वेश्चन पूछते हैं कि हु आर दो, यानी तुम कौन हो, तो बारिश की जो बूंद है वो रिप्लाई करती है कि आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, यानी मैं इस धरती की कविता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि द रेन अकॉर्डिंग टू द पोइट इज ए सोर्स ऑफ,
यानी जो बारिश है वो कवि के अनुसार किस प्रकार के स्रोत है, तो सही आंसर हो जाएगा लाइफ, यानी जीवन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि द एक्सप्रेशन टू लिव इन द पोयम मीन्स, यानी टू लिव का मतलब जो है इस कविता में किस चीज के बारे में दर्शाया गया, बताया गया, एक्सप्रेस किया गया, व्याख्या किया गया है, तो टू बात हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि व्हाट डज द रेन डू टू नेचर, यानी प्रकृति के साथ जो बारिश है वो क्या करती है, तो उसे साफ कर देती है और उसे सुंदर बना देती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड ये जो कविता है, इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम क्या है, तो मार्कस नटेन। क्वेश्चन सुनेगा कि द पोएट वांट्स टू नो, यानी जो कवि है वो क्या जानना चाहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी उस दिन जब उन्होंने अपनी बचपन को खो दिया, वो दिन वो जानना चाहते हैं। नेक्स्ट को सुनेगा कि व्हाट इज हिडन इन इन्फेंट फेस, यानी एक छोटे से शिशु से बच्चे जो है उसके फेस में, यानी उसके चेहरे में क्या छिपा हुआ है, तो लोस्ट चाइल्डहुड, यानी एक बचपना जो है वो छिपा हुआ है। नेक्स्ट को सुनेगा कि व्हाट कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक्स, यानी जियोग्राफी बुक में भूगोल की जो किताब है उसमें क्या नहीं पाया जा सकता, तो हेल एंड हेवन, यानी स्वर्ग और नरक जो है वो नहीं पाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि इन द पोयम चाइल्डहुड व्हाट डज द पोएट से अबाउट एडल्ट्स, यानी कहा जा रहा कि चाइल्डहुड कविता में जो कवि हैं वो एडल्ट्स के बारे में क्या कहते हैं, यानी बड़े लोगों के बारे में क्या कहते हैं कि दे आर नॉट दे सीम टू बी, यानी वे दिखते तो हैं लेकिन वो ऐसे होते नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा क्या जाता है कि वो लोग खुद कहते हैं कि प्यार से रहने के लिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करने के लिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने के लिए, लेकिन उन लोग खुद ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्हेन डिड द पोएट्स चाइल्डहुड गो, यानी जो कवि है मार्कस नटेन उनका बचपन कब चला गया, तो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा when he was 11 years old, यानी जब वो 11 साल के थे तब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनकी जो बचपना है अब वो चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि where can one find the real childhood, यानी ये कि कोई व्यक्ति अपना जो वास्तविक जो बचपन है वो कहां पर देख सकता है, कहां पर खोज सकता है, तो इन द फेस ऑफ इन्फेंट्स, यानी एक छोटे से शिशु जो बच्चा है उसके चेहरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन, ध्यान सुनेगा कि हेल एंड हेवन, यानी जो स्वर्ग और जो नरक है वो कहां नहीं पाया जा सकता, तो जियोग्राफी बुक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फादर टू सन, यानी फादर टू सन ये जो कविता है, इस कविता के जो कवि है वो कौन है, तो एलिजाबेथ जेनिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि देयर वाज नो साइन ऑफ बिटवीन द फादर एंड द सन, यानी पिताजी और पुत्र के बीच में क्या नहीं समझ है, क्या जिसका साइन नहीं है, तो अंडरस्टैंड, यानी समझदारी का जो साइन है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि द फादर एंड द सन मस्ट एक्सटेंड देयर हैंड्स, यानी पिता जो है और जो पुत्र है वो दोनों एक दूसरे के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, क्या करने के लिए, तो टू फॉरगिव ईच अदर, यानी एक दूसरे को माफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि इन द पोयम फादर टू सन द फादर इज रेडी टू, यानी इस कविता में, कौन से कविता, तो फादर टू सन कविता में जो पिता है वो तैयार है क्या करने के लिए, अपने बेटे को माफ करने के लिए, यानी फॉरगिव हिम हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि अकॉर्डिंग टू द पोएट फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, क्वेश्चन कहा जा रहा कि कवि के अनुसार फादर टू सन ये जो कविता है, इस कविता में कौन सदियों से एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहते हुए आ रहा, तो फादर एंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा कि बोथ ऑफ देम मस्ट लिव, यानी ध्यान सुनेगा एक दूसरे को अवश्य रहना चाहिए, कैसे, तो इन द सेम हाउस, यानी एक ही घर में दोनों को एक दूसरे के साथ रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि इन द पोयम फादर टू सन, यानी इस कविता में, कौन सी कविता, तो फादर टू सन कविता में हु स्पीक्स लाइक अ स्ट्रेंजर, कौन एक दूसरे से अजनबी के जैसे बातें करते हैं, तो फादर एंड सन, यानी पिता जो है वो अपने पुत्र से अजनबी के जैसे बातें करते हैं और जो बेटा है वो अपने पिताजी से अजनबी के जैसे बातें करता है। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में टोटल 65
एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बताया। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चंस है। तो आप प्लीज क्या कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा और जितना हो सके आप मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ होने वाले नहीं है। और अब आपके एग्जाम के लिए समय जो है वो एकदम नहीं बचा है, और आपको क्या करना है आपके एग्जाम में, तो 40 में 40 लाना है। तो इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा बाबू, मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, थैंक यू।